आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के भूगोल के विषय के बारे में, जिसका प्रथम विषय है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल, अभी हमने भूगोल को दो भागों में विभाजित किया था, जिसमें पहले पढ़ा था 11वीं क्लास के अंदर भौतिक भूगोल, और जिसके अंदर समुद्र, प्रकृति, जो अजैविक पहाड़ी क्षेत्र, नदियां, झीलें, वनस्पति, उन सभी के बारे में हमने 11वीं क्लास के अंदर अध्ययन किया था। अभी हमारे 12th क्लास के अंदर है मानव भूगोल। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इस मानव भूगोल के बारे में। अब देखिए, मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं एक भूगोल शब्द के बारे में। ये जो भूगोल शब्द है, ये मुख्य रूप से ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है जियो और दूसरा इसका है ग्राफी। अब जियो शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। ये वो भूगोल शब्द है, ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियोग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, यानी ये जो पृथ्वी, जो धरातल, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। तो उसका संपूर्ण अर्थ ले हम लोग तो पृथ्वी का वर्णन करना। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि ये जो भूगोल शब्द, उसका जनक कौन है? भूगोल शब्द का, तो भूगोल शब्द का जो जनक है वो है इरेस्थनीज, जो भूगोल देता है, उसने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। यदि हम कहें कि इस भूगोल का जनक कौन है, भूगोल शब्द का जनक है वह है इरेस्थनीज, और भूगोल पुस्तक जिसको अपन पढ़ रहे हैं उसका जो जनक है उसके कहते हैं वो है हिकेटियस। हिकेटियस को अपने भूगोल का जनक माना है, और पहले भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाला है वो कौन है? इरेस्थनीज। अब हम चलते हैं थोड़े से इस भूगोल की ओर। उसको मैंने अभी बताया, भूगोल को दो भागों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहला है भौतिक भूगोल, जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? पर्यावरण के बारे में, प्रकृति के बारे में इसका अध्ययन करते हैं। प्रकृति, पर्यावरण, जिसको हम अधिकतर कहते हैं अजैविक, जिसमें आते हैं पर्वत, समुद्र, नदियां। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि इनके अलावा भी जिस प्रकार से अजैविक, जिसमें आप ले सकते हो ये पृथ्वी है, पृथ्वी की बनावट कैसे हुई, पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे हमने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। ये सारा इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? इस भौतिक भूगोल में किया जाता है। हमारे बीच में अभी 12th क्लास के अंदर उसका दूसरा भाग है मानव भूगोल। अब मानव भूगोल नाम से ही पता लगता है कि इसका नाम है मानव भूगोल। तो अपने एक प्रश्न इस प्रकार बनता है कि मानव भूगोल का केंद्र बिंदु, तो उसमें केंद्र बिंदु क्या होगा? मानव, यानी मानव के जो क्रियाकलाप है वो सारे के सारे किसमें होंगे? मानव भूगोल के अंतर्गत आएंगे। यानी जो मुख्य रूप से इसमें मानव भूगोल में अध्ययन होगा वो मानव का जिक्र जरूर होगा, यानी सारा का सारा अध्ययन है वो मानव के इर्द गिर्द, जिस अपन कहते हैं कि मानव का जो जैविक पर्यावरण, जिसमें मैंने कहा था भौतिक के अंदर अजैविक, अजैविक मतलब होता है पर्वत है, नदी है, पृथ्वी की उत्पत्ति, ये सारे अजैविक, और जैविक जिसमें मानव, हमने देखा जैसे जीव जंतु है, लेकिन जीव जंतु से भी एक महत्वपूर्ण है मानव, जिसका अध्ययन अपन किसमें करते हैं? मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक का मतलब होता है कि मानव के आसपास का वातावरण, उसके रीति रिवाज, उसकी जनसंख्या, उसके संसाधनों के साथ में संबंध, ये सारा का सारा जो अध्ययन है वो इस मानव भूगोल में किया जाता है।
अब हम आगे देखते हैं कि मानव भूगोल का जन्म कब हुआ। यदि प्रश्न आए कि मानव भूगोल का जन्म, तो मानव भूगोल का जो जन्म है वो 18वीं शताब्दी में हुआ है। यानी मानव भूगोल 18वीं शताब्दी से हमारे पढ़ने में आ रही है और उस समय से हम लोग इस मानव भूगोल के बारे में उत्तरोत्तर धीरे धीरे इस भूगोल को वैज्ञानिकों के द्वारा, भूगोलवेत्ताओं के द्वारा और आधुनिकता की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो आधुनिक मानव भूगोल। अब अपना एक प्रश्न बनता है कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है। यानी हम जो वर्तमान में जो भूगोल पढ़ रहे हैं उसका जनक यानी उसके पिता कौन है, तो उसके लिए जो फ्रेडरिक रेटजेल यानी ये एक जर्मन के भूगोलवेत्ता है, जर्मनी के रहने वाले हैं और ये जर्मन भूगोलवेत्ता जिसको आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। और इस फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई और उस पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफिया। और उन्होंने इस पुस्तक के अंदर इस मानव भूगोल की परिभाषा बताई है। अब उसके अंदर परिभाषा बताइए मानव भूगोल। इस पुस्तक के अंदर रेटजेल के द्वारा बताई गई परिभाषा है मानव भूगोल, मानव समाज। यानी देखो मैंने पहले बताया मानव भूगोल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसका केंद्र बिंदु कौन है, मानव। यह मानव समाज और उसके धरातल अब उसके धरातल किसके, पृथ्वी। यानी हम धरातल किसको मानेंगे, संपूर्ण पृथ्वी को मानेंगे। तो इसके इस पृथ्वी के धरातल इसके बीच के जो संबंध यानी मानव समाज एक समूह के रूप में जो इस पृथ्वी पर निवास कर रहा है उसके इस धरातल के बीच में, इस पृथ्वी के बीच में जो संबंध है वो किस प्रकार से उसके रह रहे हैं उनके ऊपर। और इन दोनों का अध्ययन, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है वो मानव भूगोल कहलाता है। अर्थात मानव रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा बताइए मानव समाज उसके धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। अब देखो यदि किसी भूगोलविद की परिभाषा लिखनी है तो बोर्ड परीक्षा के अनुसार, बोर्ड परीक्षा में क्या होता है जैसे आप आंसर लिखते हो या किसी की परिभाषा लिखते हो, किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया कथन लिखते हो तो उसको इनवर्टेड कॉमा में दोनों तरफ लगा करके उसको व्यवस्थित रूप से पूरा लिखना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले करके और कॉपी में लिख दो। अब देखो अभी अपने पढ़ी थी एक परिभाषा पढ़ी थी रेटजेल के अनुसार जिसको हमने देखा था मानव भूगोल, मानव समाज और उसके धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। ये जो परिभाषा दी थी वो दी थी रेटजेल ने। अब आगे देखते हैं कि एक रेटजेल की शिष्या, रेटजेल की शिष्या जिसका नाम था एलन सैंपल, एलन सैंपल, ये थी अमेरिका की रहने वाली। कहाँ की रहने वाली थी, अमेरिका की। अब इस रेटजेल की शिष्या ने एलन सैंपल ने मानव भूगोल की परिभाषा दी है वो ये दी है कि मानव भूगोल संचल मानव और अस्थिर पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कौन कह रही है, एलन सैंपल कह रही है मानव भूगोल के बारे में कि संचल मानव, चंचल मानव का अर्थ होता है कि क्रियाशील मानव यानी मनुष्य है वो हमेशा क्या है, क्रियाशील है, वो चंचल है यानी वो क्या है, गतिशील है। तो ये इन्होंने कहा कि चंचल मानव और अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, अस्थिर। अस्थिर कैसे मानते हैं, पृथ्वी अपनी गति पर क्या, अपनी धुरी पर क्या करती है, गति करती है। तो इस पृथ्वी को भी क्या माने, अस्थिर। तो संचल मानव और अस्थिर पृथ्वी के पारस्परिक, पारस्परिक मतलब आपस में, आपस में जो परिवर्तनशील यानी इन दोनों में आपस में क्या परिवर्तन होता है उनके संबंधों का जो अध्ययन है वो मानव भूगोल है। ये परिभाषा कौन कह रही है, एलन सैंपल जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता है और ये रेटजेल की शिष्या जिसके द्वारा मानव भूगोल की परिभाषा दी है कि संचल मानव और स्थिर पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है।
अब देखो इस रेडजेल और एलन सैंपल ने एक विचारधारा दी है, वो उनकी विचारधारा है नियतिवाद। अब देखो अपन देखते हैं नियतिवाद। नियति का मतलब होता है प्रकृति, नियति का मतलब होता है प्रकृति, और वाद यानी इस प्रकार की विचारधारा यानी प्रकृति। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने क्या बताया है कि ये जो नियतिवाद है इसका प्रमुख उन्होंने कारण बताया है कि जहां प्रकृति का प्रभाव अधिक हो, अर्थात नियतिवाद का मतलब होता है कि अब आपने देखा है, पहले अपने ये भी समझा है कि मनुष्य मानव भूगोल क्या है, मानव और प्रकृति दोनों का पारस्परिक अध्ययन होता है। तो यहाँ कह रहा है कि प्रकृति, पहले जो मानव था उसने क्या किया था, उसके ऊपर जो प्रकृति थी उस प्रकृति का दास बनकर के रहता था। जैसे हम उदाहरण देखते हैं तो आदि मानव, और आदि मानव क्या करता था, पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर था, जीव जंतुओं के ऊपर निर्भर था, अर्थात उसमें जैसी प्रकृति थी उस प्रकृति का दास बनकर के रहना, यानी मानव को प्रकृति का दास माना गया है। मानव को प्रकृति का दास माना जाता है। किसमें? इस नियतिवाद के अंदर। नियतिवाद के अंदर क्या होता है कि प्रकृति को महत्वपूर्ण माना जाता है, अधिक प्रभावशाली माना जाता है, और मानव को उसका दास माना जाता है। ये कहती है नियतिवाद की विचारधारा, जो सैंपल के अनुसार। फिर एक दूसरी जो विचारधारा है वो है संभववाद। और संभववाद किसने दी? एक अमेरिकन जो भूगोल नेता है फ्रांस के, उस फ्रांस के भूगोल नेता ने कहा है कि ये जो संभववाद का मतलब होता है कि प्रकृति का प्रभाव कम हो तथा मानव का प्रभाव अधिक हो। मानव का प्रभाव अधिक, अर्थात यहाँ पर संभववाद में क्या माना इन्होंने माना है कि प्रकृति का प्रभाव तो कम होगा लेकिन मानव का प्रभाव अधिक होगा। किसका? देखो नियतिवाद का उल्टा है। नियतिवाद का उल्टा क्या है? संभववाद। इसमें प्रकृति को अधिक शक्तिशाली माना था, मानव को उसका दास माना था। लेकिन संभववाद के अंदर क्या माना है? प्रकृति को कमजोर माना है, दास माना है, और मानव को क्या माना है? शक्तिशाली। आज के युग के अंदर अपन देखते हैं ये संभववाद, जिसमें क्या होता है, मानव जैसा है वैसे प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस प्रकृति को दास के रूप में स्वीकार किया है और मानव को अधिक शक्तिशाली प्रभावशाली बताया गया है, वो संभववाद के अंदर विडाल डी ला ब्लास के द्वारा। फिर एक तीसरी विचारधारा दी है रुको और जाओ। रुको और जाओ, ये है ग्रिफिथ टेलर। अब देखो ये ग्रिफिथ टेलर कहाँ की? अमेरिका की। अब देखो अमेरिका वाले कह रहे हैं न तो हम लोग नियतिवाद के पक्ष में हैं और न ही हम संभववाद के पक्ष में हैं, अर्थात वो कह रहे न तो फ्रांस के पक्ष में है और न ही उनके सैंपल के। तो ये क्या कहते हैं? इनका कहना है रुको और जाओ, अर्थात प्रकृति और मानव दोनों को समान माना गया है, अर्थात इसमें मानव भी उतना ही प्रभावशाली है जितनी ये प्रकृति। अब इसको रुको और जाओ ये जो परिभाषा है वो किसने दी? ग्रिफिथ टेलर ने। तो ये थी हमारे एक आज की क्लास का जो वीडियो। तो आप लोग उसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और फिर यही आप लोगों के होमवर्क है, इसको अपनी कॉपी में लिख लें। धन्यवाद।